गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फाइनल ईयर 6th सेम हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहेगा फ्रांसीसी क्रांति, प्रकृति और प्रारंभ, फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेचर एंड इम्पैक्ट। जैसा कि आप सब जानते हो, 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति न केवल फ्रांस अथवा यूरोप के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना रही है, अपितु समूचे मानव इतिहास की एक महान घटना है। इसने मानव को स्वतंत्रता, समानता तथा मित्रता के नए विचार दिए, जो विश्व के प्रत्येक कोने में फैल गए। फ्रांस की क्रांति के बारे में डॉक्टर जगदीश चंद्र झा ने लिखा है कि फ्रांसीसी राज्य क्रांति सिर्फ इतिहास की एक घटना ही नहीं, अपितु एक जीवन परंपरा है। यह ऐसी लड़ाई थी जिसे कई बार लड़ा गया। फ्रांसीसी क्रांति के कारणों की अगर बात करें तो कई इतिहासकारों में इस बात पर मतभेद है, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 1789 की क्रांति से पहले फ्रांस की पुरातन शासन व्यवस्था इसकी कारण रही थी। इस व्यवस्था में व्याप्त अनियमितताएं थी और राज्य में अराजकता फैली हुई थी। व्यक्ति के जो अधिकार थे वो ताक पर रख दिए गए थे। इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इसके राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारणों में सबसे पहले प्रथम इसका कारण है वो निरंकुश राजतंत्र है। फ्रांस की क्रांति का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कारण फ्रांस के शासकों की निरंकुशता थी। हेनरी चतुर्थ के काल से ही जो फ्रांस में बुर्बों के वंश का संस्थापक था, फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र स्थापित हो गया था। उसके उत्तराधिकारी लुई 13वें, लुई 14वें और लुई 15वें तक के शासनकाल में पूरी तरह निरंकुशता का उन्होंने पालन किया। इस प्रकार फ्रांस के निरंकुश शासक राष्ट्र की शक्ति, प्रतिष्ठा एवं वैभव का प्रतीक था। राजा के अधिकार असीमित थे तथा उनकी शक्तियों को ललकारने वाला कोई नहीं था। लुई 16वां भी एक बार कहता है, चूंकि मैं चाहता हूं कि इसलिए यह कानूनी है। वो कहते हैं कि राजा जिसे चाहे उसे कैद कर सकता था, बिना मुकदमा चलाए सजा दे सकता था, वह कोई भी कर लगा सकता था, युद्ध की घोषणा कर सकता था तथा महत्वपूर्ण मामलों का निर्णय स्वयं कर सकता था। यद्यपि स्टेटस जर्नल तथा पालेर्मा राजा की शक्ति पर अंकुश लगाने वाली दो संस्थाएं थी, परंतु स्टेटस जर्नल नियमित संस्था नहीं थी तथा इसका अधिवेशन बुलाया जाना राजा की इच्छा पर निर्भर था। 1614 के बाद इसका कोई अधिवेशन नहीं बुलाया गया था। अतः राजा निरंकुश हो चुका था और उसकी शक्तियां असीम थी। इसके बाद अगला पॉइंट है लुई 14वें के अयोग्य उत्तराधिकारी। लुई 14वें के उत्तराधिकारी अयोग्य थे। जैसे लुई 15वां था, लुई 16वां ये निरंकुश शासन के लिए अनुपयोगी सिद्ध हुए। लुई 15वां एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी में फ्रांस के राज्य का बहुत बड़ा भाग उसके अधिकार से निकल गया, जिससे फ्रांस का यूरोप में सम्मान घट गया। वह आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण जनता के कष्टों में वृद्धि हुई। वो विलासी प्रवृत्ति का था। शराब व जुए की लत ने शासन में अव्यवस्था फैला दी थी। इसके बाद लुई 15वें के बाद लुई 16वां और भी अयोग्य निकला। उसकी इच्छा शक्ति एवं निर्णय शक्ति में उसमें सर्वथा अभाव था। उसमें नेतृत्व की क्षमता नहीं थी। वह अपने आमोद प्रमोद में डूबा हुआ था। वह फ्रांस की राजधानी पेरिस से 12 मील दूर वर्साई के राजमहल में रंगरलियों में डूबा रहता था और उसका राजमहल यूरोप के अन्य शासकों की तुलना में शानदार था। वो उसके अनाप शनाप खर्चे करता था और उसकी शासन प्रबंध में कोई रुचि नहीं थी, अतः वह भी अयोग्य सिद्ध हुआ। इसके बाद अगला पॉइंट है शासकों की विलासिता। फ्रांस के बुर्बो वंश के शासक शान और शौकत से दूर रहते थे और एवं बाद वाले उसके उत्तराधिकारी थे वो विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे। यद्यपि फ्रांस की राजधानी पेरिस थी, लेकिन उसके शासक पेरिस से 12 मील दूर वर्साई के नामक स्थान पर वहां पर रहते थे और इस स्थान पर सुंदर राजप्रासाद का निर्माण लुई 14वें ने करोड़ों डॉलर खर्च करके इसका निर्माण करवाया था। राजप्रासाद बनवाने में 32 वर्ष लगे थे। इस राजमहल में सैकड़ों कमरे, गिरजाघर, भोजनशाला, सत्कार भवन, नाट्यशाला, अतिथि भवन, नौकरों चाकरों के रहने के लिए सैकड़ों कमरे बने हुए थे।
महल में अनेक उद्यान, फव्वारे, मूर्तियां, बनावटी तालाब थे और यहाँ 18,000 नौकर रहते थे, जिनमें से 16,000 तो केवल नौकर थे और बाकी उनके चापलूसी करने वाले लोग थे। और उनका जो जीवन था वो अति विलासिता पूर्ण था और उन्हें राज्य के आम लोगों की जीवन से उन्हें कोई मतलब नहीं रह गया था। इसके बाद अगला पॉइंट है राजा की अपव्ययता। फ्रांस के शासकों के असीमित खर्चों ने भी फ्रांस को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया था तथा राज्य को क्रांति के निकट ला दिया था। लुई 14वें ने शान और शौकत पर करोड़ों रुपए खर्च किए थे और इसी प्रकार उसके उत्तराधिकारी राजा व रानी भी कृपा पात्रों एवं सेवकों को खुले हाथों से धन लुटाते थे। लुई 16वें व उसकी रानी मेरी एंतोएट के नौकर चाकरों की संख्या 500 थी। शाही घुड़साल में 1900 घोड़े, 200 गाड़ियों से भी अधिक गाड़ियां थी, जिनका वार्षिक खर्चा 4 करोड़ डॉलर था। राज्य की मेज की कीमत 1.5 लाख डॉलर से अधिक थी। रानी की नौकरानियों को दीपक बेचने का विशेषाधिकार था, अतः वो अधिक विलासी थे और अपव्ययी थे, जिसके कारण राजकोष पर निरंतर दबाव बढ़ रहा था और फ्रांस के लोग राज दरबार को राष्ट्र की कब्र समझने लगे थे। अगला पॉइंट है व्यक्ति स्वतंत्रता का भाव। फ्रांस में निरंकुशता का बोलबाला था। क्रांति से पहले जनता को किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी। उन्हें बोलने, लिखने, प्रकाशन करने की स्वतंत्रता नहीं थी। न वो कोई राजनीतिक या धार्मिक संगठन नहीं बना सकते थे। विचारों की अभिव्यक्ति का पूर्ण प्रतिबंध था। किसी भी व्यक्ति को लेटर्स डी कैस्टर का प्रयोग करके असीमित समय तक बंदी भी बनाया जा सकता था। ये भी फ्रांस के लिए घातक सिद्ध हुआ। इसके बाद दोषपूर्ण शासन प्रणाली भी फ्रांस की क्रांति का कारण थी। फ्रांस के शासन में एकरूपता का भाव था। फ्रांस की शासन प्रणाली एकरूपता पर आधारित नहीं थी। केंद्रीय शासन का प्रमुख राजा होता था, जिसकी सहायता के लिए 5 समितियां थी जो कानून बनाने के आदेश जारी करने तथा अन्य घरेलू विदेशी कार्य करती थी। विभागों के कार्यों का वितरण तर्कसंगत नहीं था और राज्य में 12 उच्च न्यायालय भी काम करते थे। प्रांतों को आगे जिलों तक गांव में बांटा गया था। इनमें कई प्रकार के अधिकारी कार्य करते थे और लेकिन इसमें कोई कर्तव्य निश्चित नहीं थे और कर्तव्यों की कमी में जनता पर कष्ट बढ़ गए थे। शासन में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। सभी सरकारी पदों पर नियुक्ति योग्यता के आधार पर नहीं होती थी। उच्च वर्ग के लोग इन पदों को खरीद लेते थे। इन पदों को खरीदने व बेचने से राज्य में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था और साधारण आदमी को बड़ी परेशानी हो रही थी। अगला पॉइंट था दूषित न्याय प्रणाली। फ्रांस के कानून व्यवस्था एवं न्याय के क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार फैला हुआ था। समूचे देश में समान कानून नहीं थे। यदि एक स्थान पर जर्मन कानून लगा था तो दूसरे स्थान पर रोमन कानून का प्रचलन था। अनुमान है कि अब अकेले फ्रांस में 400 प्रकार के कानून प्रचलित थे। तो ये भी एक लोगों में न्याय से विश्वास उठ चुका था और अब लोगों ने राज्य के प्रति विद्रोह करने का मन बना लिया था। इसके बाद प्रतिनिधि संस्था का भी अभाव था। फ्रांस की शासन व्यवस्था पूर्णतः निरंकुश थी। लोगों को ऐसी कोई संस्था नहीं थी जो प्रशासनिक कार्यों में राजा की सहायता करती थी। यद्यपि लुई 13वें के शासनकाल में स्टेटस जर्नल नाम की संस्था का गठन किया गया था। इसमें 3 सदन थे, जिसमें कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग एवं साधारण वर्ग, परंतु 1614 के बाद इसका कोई अधिवेशन नहीं बुलाया गया था। त्रुटिपूर्ण कर प्रणाली भी इसका कारण थी, क्योंकि कर व्यवस्था में भी दोष थे। भूमि कर, आय कर राज्य की आय के प्रमुख साधन थे, परंतु इन करों का भार साधारण लोगों व किसानों को ही सहन करना पड़ता था, क्योंकि कुलीन वर्ग व पादरी वर्ग के लोगों को करों से काफ़ी छूट मिली हुई थी और जो कर वसूली के जो कर राजा के अधिकारी थे वो भ्रष्टाचारी व रिश्वतखोरी थे। सबसे ऊंची बोली देने वाले लोगों को कर उगाने का अधिकार था और इससे प्रजा का शोषण होता था तो सरकार को भी नुकसान होता था। इसके बाद सैनिक अव्यवस्था भी फ्रांस की क्रांति का कारण थी। सैनिकों में कठोर अनुशासन, कम वेतन, खराब खाना एवं लगातार युद्धों के कारण सैनिक व्यवस्था में अव्यवस्था व्याप्त हो गई थी। सेना के ऊंचे पदों को बेचा भी जाता था। क्रांति के समय सेना में 35,000 अफसर थे, जिनमें से 1171 जनरल थे। 1,35,000 सिपाही थे और इस पर
अफसरों पर 40 मिलियन वार्षिक खर्चा होता था, जबकि सिपाहियों पर 44 मिलियन खर्चा होता था। यानी फ्रांस की सेना में भी अव्यवस्था थी। स्थानीय स्वशासन का अभाव था। राज्य में कोई स्थानीय स्वराज संस्थाएं नहीं थी। स्थानीय प्रशासन की नीतियां भी वर्साय के राजमहल द्वारा नियंत्रित होती थी। इसके बाद सामाजिक कारण थे। फ्रांस की क्रांति के कई सामाजिक कारण थे। उनके अंदर है सामाजिक वर्गीकरण, यानी समाज कई वर्गों में बटा हुआ था। प्रथम, अधिकार प्राप्त या सुविधा प्राप्त वर्ग, जिसे हर प्रकार के विशेषाधिकार थे। इनमें पादरी, कुलीन या सामंत आते थे, और जबकि इन्हें विशेषाधिकार प्राप्त थे, जबकि इनकी कुल जनसंख्या 2% से भी अधिक नहीं थी। दूसरा, आम आदमी जो था वो करों के बोझ तले दबा हुआ था, और इस वर्ग को करों का बोझ ढोना पड़ता था, और ये इनका हालत अति दयनीय थी। दूसरा था सामाजिक वर्गों की स्थिति। सामाजिक वर्ग थे, उनकी जीवन शैली में दिन रात का अंतर था। जैसे प्रथम सामाजिक वर्ग में पादरी वर्ग आता था। पादरी समाज के ऊंचे शिखर पर थे और अत्यंत शक्तिशाली एवं धनी थे। फ्रांस की कुल भूमि का 1/5 भाग इनके अधिकार में था। इनकी भूमि से चर्च को काफ़ी आय आती थी, और ये किसानों से धार्मिक कर भी वसूल करते थे। और उस वक्त चर्च की आय 10 करोड़ डॉलर के आसपास थी। और इनका जो पादरी थे वो उनकी फिजूल खर्ची और अनैतिक जीवन से लोगों को बड़ी ग्लानि होने लगी थी। पादरी समाज भी 2 वर्गों में बटा हुआ था, उच्च पादरी और सामान्य पादरी। उच्च पादरी इस वर्ग में बिशप, आर्क बिशप, कार्डिनल, एबट, कैनल आदि उच्च अधिकारी शामिल थे, जो कुलीनों के पुत्र थे, और इनकी संख्या 10,000 के आसपास थी। ये राजमहल में शान और शौकत व विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे। इनके विलासी एवं अनैतिक जीवन के कारण ये लोग जनता में बदनाम हो गए थे। उच्च पादरी के बाद सामान्य पादरी, इन्हें निम्न स्तर के पादरी भी कहते थे। ये प्राय गांव के कृषक वर्ग से थे तथा स्थानीय गिरजाघरों में धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों को संपन्न करवाते थे। इनकी आर्थिक दशा शोचनीय थी, दयनीय थी, और चर्च को प्राप्त होने वाले करों का उपभोग तो उच्च पादरी करते थे। इनकी स्थिति जनसाधारण के समान थी। तीसरे तो जो थे वो कुलीन वर्ग में आते थे। इसका जो द्वितीय स्टेट के अंतर्गत आते थे, ये सामंती वर्ग थे, और फ्रांस की संपूर्ण भूमि का 1/4 भाग इनके अधीन था, और इनके राज्य में इनके अधिकार, इनके पास असीमित अधिकार थे। इन्हें राज्य, सेना, चर्च आदि के उच्च पदों पर जाने का इनको अधिकार था, और ये समाज के गरीब लोगों पर अत्याचार करते थे। इनकी भी विलासी एवं अनैतिक गतिविधियों से भी जनता नाराज हो गई थी। और कुलीनों की 2 श्रेणियां थी, प्राचीन कुलीन और नए कुलीन। प्राचीन कुलीन वो थे जिन्हें तलवार के कुलीन भी कहा जाता है। इनका पद पैतृक होता था, और इनका संबंध पुराने सैनिक परिवारों से था, और फ्रांस की 20% जमीन इनके अधिकार में थी। दूसरे नए कुलीन आए, जो लुई 14वें के काल में आर्थिक संकट आ जाने के कारण उच्च सरकारी पदों को बेचा जाता था। जिन लोगों ने इन्हें खरीदा, सरकार ने उन्हें कुलीन होने का प्रमाण पत्र दे दिया जाता था। इस प्रकार ये नवीन कुलीन थे। तीसरा वर्ग साधारण वर्ग का था। पादरी तथा सामंत वर्गों के अतिरिक्त फ्रांस की 98% जनसंख्या इसी वर्ग में आती थी, जिन्हें कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। इस वर्ग में असमानता थी, गरीबी थी, और दुखों का भंडार था। इसके बाद मध्य वर्ग आया, ये बुजुर्वा भी कहते हैं। इसमें क्रांति लाने में इस वर्ग की भूमिका सबसे अधिक थी। इसे मध्य वर्गीय क्रांति की संज्ञा भी दी जाती है। ये शहरों में रहते थे, और इनमें धनी, शिक्षित, अध्यापक, साहित्यकार, व्यापारी, डॉक्टर, कलाकार, सरकारी कर्मचारी आदि शामिल थे, जिन्हें शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ता था। इस वर्ग के लोग शिक्षित, बुद्धिमान, मेहनती एवं आर्थिक रूप से संपन्न थे, लेकिन इनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। अतः ये क्रांति का बड़ा कारण बने। इस वर्ग में जो लोग थे उन्हें भी 3 वर्गों में बांटा। उनमें था प्रथम वो थे जिनके पास धन था, योग्यता थी, और इस जो समाज में इस वर्ग को प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं थी। अतः इस वर्ग के सामाजिक ढांचे को ये बदलना चाहता था, क्योंकि इनके पास धन भी था, योग्यता भी थी, लेकिन समाज में इनका जो मान सम्मान कम था, ये उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसलिए इन्होंने राज्य का विरोध करना शुरू कर दिया था। इन्होंने काफ़ी धन कमा लिया था व्यापार आदि के माध्यम से।
दूसरा वर्ग था शिल्पकार व मजदूर। ये शहरों में रहने वाला दूसरा वर्ग था। इटली में इनकी संख्या, फ्रांस में इनकी संख्या 25 लाख थी और ये फ्रांसीसी क्रांति से पहले इनके उद्योग धंधे पूरी तरह विकसित नहीं हुए थे, तब वे परंपरावादी गिल्ड व्यवस्था पर ही आधारित थे। लेकिन इनकी दशा अच्छी नहीं थी और ये भी सरकार से नाराज थे। तीसरे, किसान। फ्रांस के समाज के तीसरे वर्ग में अधिक संख्या में किसान थे। इनकी कुल मिलाकर भी किसानों की संख्या का सबसे अधिक थी, परंतु दूसरी तरफ ये शोषण का शिकार थे। फ्रांस की कुल जनसंख्या का 9/10 यानी लगभग 80% भाग किसानों का था और इनकी हालत बड़ी दयनीय थी। इनको 1/10 भाग इनको कर के रूप में देना पड़ता था। सम्राट को दिया जाने वाला कर अधिक था। खेती कर इनमें सबसे महत्वपूर्ण था। ये किसान के खेतों तक घर की कीमत के अनुसार लगाया जाता था और किसान को आयकर भी अलग से देना पड़ता था। इनकी हालत दयनीय थी और इन्होंने भी राज्य का विरोध करने का फैसला किया था। तीसरा कारण था आर्थिक कारण। संपत्ति का असमान वितरण था। जैसे हमने पढ़ा कि कुलीन वर्ग था, पादरी वर्ग था, सामान्य वर्ग था और इन सबके पास संपत्ति का वितरण असमान था। कृषि व्यवस्था में कमियां थी। किसान से केवल टैक्स लेने का तो अधिकार था, लेकिन कर्तव्यों का पालन नहीं होता था। किसान को जागीरदार के खेत पर भी बेगार देनी पड़ती थी और वो अपने खेत में काम भी करना पड़ता था, आयकर भी देना पड़ता था, चर्च, राज्य व जागीरदार को भी कर देना पड़ता था। सारा दिन काम करने वाले किसान के पास अपना पेट भरने जितना भी अनाज नहीं बचता था। व्यापार पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध थे और जो लोग थे उन्होंने धन कमा चुके थे, अब वो सरकार को चुंगियाँ देनी पड़ती थी और जिससे माल की कीमत बढ़ जाती थी। अतः उन्होंने भी सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया था। उत्पादन की गिल्ड प्रणाली थी। गिल्ड प्रणाली का मतलब था कि व्यापारी कच्चा माल व औजार कारीगर के घर छोड़ देता था, वहाँ से तैयार माल खरीदता था और इस व्यवस्था में सालों तक कारीगरों के उस्तादों को के प्रशिक्षण में काम करना पड़ता था। उनका शोषण करते थे। इसके बाद ऋणग्रस्त था। फ्रांस की फिजूल खर्ची के कारण फ्रांस पर ऋण का जो कर्ज था वो बढ़ता जा रहा था और सारा भार केवल साधारण वर्ग पर ही था। अतः लुई 15वें व 16वें के समय युद्धों में भाग लेने व विलासिता पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, जिससे और भी कर्ज बढ़ता चला गया। कर व्यवस्था दूषित थी क्योंकि पादरी व उच्च वर्ग सामंतों को कर व्यवस्था से काफी छूट थी और कर का बोझ गरीबों पर, किसानों पर अधिक था। बेकारी की समस्या थी और जिसके कारण और भी किसानों की हालत दयनीय हो चुकी थी। फ्रांसीसी क्रांति के धार्मिक कारण हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।